मैं आज हरियाणा की 10वीं की ग्रामर के ऊपर एक लेक्चर दे रहा हूं, 3 घंटे का रिवीजनल लेक्चर। और एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे ये है आवाज मैंने वैसी की वैसी रिकॉर्ड की है। यह कोई स्टूडियो नहीं है, यह एक क्लासरूम है। और क्लासरूम के पास आसपास ये, क्योंकि गली में मेरा मकान है, इसका मतलब है कि नॉइज आएगा। नॉइज स्वाभाविक है। मैं गली के अंदर ये नहीं कर सकता कि सबको कहूं कि आप किसी प्रकार का शोर मत करें। और आदमी तो मान जाएंगे, जानवर कहां से मानेंगे। अब तो आवाजें हैं, आप उन आवाजों की ओर मत ध्यान दें। और ध्यान किसकी तरफ दें? मेरे जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसकी ओर ध्यान दें। आपको आनंद आएगा। अगर आप इसकी साउंड की क्वालिटी को देखेंगे, कैमरे की क्वालिटी को देखेंगे, तो आनंद नहीं ले पाएंगे। और देखो, जब किसी से कोई चीज लेनी हो ना, तो थोड़ा ये हाथ यूं होने चाहिए। आप रिसेप्टिव मूड में आइए और चीज को ग्रहण करने की कोशिश करिए। मेरी इस कैसेट की त्रुटियों की ओर मत जाइए, कैमरामैन की गलतियों की ओर मत जाइए, और रिकॉर्डिंग की गलतियां न देखिए। मैं इंग्लिश की ग्रामर जो 10th क्लास के अंदर है हरियाणा बोर्ड में, उसका रिवीजन दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा, पर लेकिन फिर भी मैं कुछ एक ऐसा काम है जो बच्चे को अगर दोहरा दिया जाए एक्चुअल लेसन से पहले, तो अच्छा रहेगा। शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ रखता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस है, ये भावों के अनुसार, सेंस के अनुसार 5 किस्मों के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, हाँ या ना वाले। हाँ वाले वाक्य को एफर्मेटिव और ना वाले वाक्य को नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि आई एम ए गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूं। वैसे तो मैं लड़का नहीं, ओल्ड मैन हूं, लेकिन कह दिया कि आई एम ए गुड बॉय, तो ये वाक्य कौन सा बन गया? एफर्मेटिव। आई एम नॉट ए बैड बॉय, तो ये क्या बन गया? नेगेटिव। अब जो दूसरा है किस्म, वो है इंटरोगेटिव। इसमें हाँ या ना के प्रश्न वाले होते हैं। जैसे कि एम आई ए गुड बॉय, क्या मैं अच्छा लड़का हूं? ये इंटरोगेटिव है। और एम आई नॉट ए गुड बॉय, क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूं? इस वाक्य को नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसका वर्गीकरण एक और प्रकार से भी होता है। एक तो है यस नो टाइप, और दूसरा है WH टाइप। यस नो टाइप वाले वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका उत्तर यस या नो से शुरू होता है, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है। और दूसरे हैं WH टाइप वाले। वे जो WH वाले टाइप वाले हैं, उनका उत्तर हाँ या ना से शुरू नहीं होता, और ना ही वो वर्ब से शुरू होते हैं। वो एक इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। वो इंटरोगेटिव वर्ड या तो W से शुरू होता है या H से। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? तो उत्तर में ये आपको जगह बतानी होगी कहां जा रहे हो। हाउ आर यू गोइंग, ये H से शुरू हो रहा है। हाउ, तुम कैसे जा रहे हो? तो ढंग बताना होगा। अब तीसरे वाक्य हैं एक्सक्लेमेटरी, खुशी वाला, थोड़ा वही है वन द मैच। गमी वाला, अलास ही हैज डाइड, अफसोस वो मर गया है। खुशी वाला, गमी वाला, हैरानी वाला, व्हाट ए टॉल ट्री दैट इज,
वह कितना ऊंचा वृक्ष है, इसका मतलब है कि वह वृक्ष बहुत ऊंचा है। और शाबाशी वाला, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया। अब है इंपेरेटिव, हुक्म वाला, ओपन द डोर। फौजी हुक्म वाला, डबल मार, इसमें फौजी कमांड होती है, दौड़कर चल। हुक्म वाला, फौजी हुक्म वाला। प्रार्थना वाला, सिंग ए सॉन्ग प्लीज। और फिर है भिखारियों जैसी प्रार्थना वाला, जैसे कि कोई बैगर कहता है गिव मी समथिंग टू ईट, तो ये रिक्वेस्ट तो है पर बैगर टाइप रिक्वेस्ट है। अब है मनाई वाला, जैसे डू नॉट सिट हियर, यहां मत बैठो। और अगर पुलिसमैन कह दे तो डू नॉट सिट हियर, तो फर्क क्या पड़ता है, पुलिसमैन का कहा कानूनी मनाई बन जाती है। जो मनाई वाला है वो फॉरबिडेंस है उसमें, और जो कानूनी मनाई वाला है उसमें क्या है, प्रोहिबिशन है। अब सलाह वाला, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, आओ हम सैर को चलें। और पहला हो गया असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, चौथा इंपेरेटिव और पांचवा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब है इच्छा या प्रार्थना भी, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, परमात्मा उसे बेटा दे। मैंने जानबूझकर ब्लैक बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और मैं जल्दी रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। तो 5 किस्म के ये जो वाक्य होते हैं, इनका प्रयोग हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जो सेड टू और कामा इन्वर्टेड कामा की तब्दीली करते हैं ना, उसमें हमें देखना पड़ता है कि अंदर का वाक्य किस किस्म का। अब आइए, ये जो सेंटेंस है इसकी परिभाषा आम है कि शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ रखता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। पर किंतु कभी कभी एक ही शब्द का भी सेंटेंस बन जाता है, जैसे कि सिंग, गाओ। ये कौन सा सेंटेंस है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसमें एक ही शब्द है। अब आइए कि सेंटेंस के 2 बड़े भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट। जब मैं कह रहा हूं कि सेंटेंस के 2 बड़े भाग होते हैं तो आई मीन सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या है, प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कोई बात कही गई हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य के शेष भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। मोहन इज ए गुड बॉय में मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, और इज ए गुड बॉय क्या है, प्रेडिकेट। अब ये भी याद रखो कि इंपेरेटिव सेंटेंस में, जैसे ये सिंग है, इसमें सब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता, इसमें वोकेटिव लग सकता है। मैं ये कह सकता हूं मोहन सिंह, मोहन गाओ, तो मोहन के बाद क्या आएगा, कामा, फुल स्टॉप, बाद में आएगा मोहन गाओ। ये मोहन के बाद कामा लगाना जरूरी है। ये मोहन क्या है, वोकेटिव है। यदि वोकेटिव वाक्य के शुरू में हो तो उसके बाद कामा लगता है, और यदि वोकेटिव वाक्य के अंत में हो तो उससे पहले कामा लगता है। और ये पूरे का पूरा सेंटेंस जो होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है, राष्ट्र बोलता है मोहन सिंह पूरे का पूरा सेंटेंस। तो ये तो हमें पता चल गया कि पूरे का पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं लगता। अब सब्जेक्ट के 2 बड़े भाग बन जाते हैं फिर आगे चलकर। एक होता है इनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट। यानी कि इसे आप रियल सब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि दैट बॉय, वह लड़का, तो रियल सब्जेक्ट क्या है, बॉय, और दैट क्या है, इसकी इनलार्जमेंट है। दैट बॉय इज माई ब्रदर, वह लड़का मेरा भाई है। तो बॉय सब्जेक्ट है और दैट इसकी क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट भाग के बनते हैं। पहला भाग इसमें होना जरूरी है, वो क्या है, प्रेडिकेटिंग वर्ब। बिना वर्ब के ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस नहीं बनता। पीसी रेन की ग्रामर आप देखो तो उसमें एक
सेंटेंसेस के अंदर लिखा है व्हाट ए फाइन कैच, व्हाट ए फाइन कैच को सेंटेंस मानता है। व्हाट ए स्टारी नाइट, कितनी तारों भरी रात है, आगे अंडरस्टूड है। व्हाट ए फाइन कैच इट इज, ये सेंटेंस है। तो सिमेंटिकली सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं हो सकता, पर लेकिन ग्रामेटिकली कोई भी सेंटेंस नहीं बनता जब तक कि उसमें वर्ब ना हो, प्रेडिकेटिंग वर्ब। अभी मैं एक सेकंड में बताता हूं कि प्रेडिकेटिंग वर्ब में एक क्वालिटी होती है कि यह हमेशा फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करता है, और जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं करता उस वर्ब को क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं, इसमें आई सब्जेक्ट है और वांट टू सिंग क्या है? प्रेडिकेट। वांट इस सब्जेक्ट आई को प्रेडिकेट करना है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। और सिंग जिसके साथ टू लगा है, ये दोनों मिलकर इन किसके साथ संबंध रखते हैं? वांट के साथ। इनका सब्जेक्ट वांट से, सब्जेक्ट आई से संबंध नहीं, इस वास्ते ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब। तो प्रेडिकेटिंग वर्ब। अब थोड़ा सा एक और चीज को चलना पड़ेगा कि वर्ब जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू एक्शन दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक, जिनकी क्रिया का फल किसी पर पड़ता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका क्रिया का फल किसी पर नहीं पड़ता। अगर मैं कहता हूं आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो टीच जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो अगर प्रेडिकेटिंग वर्ब ट्रांजिटिव हो तो उसके साथ क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो हिस्से बन जाएंगे, एनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई टीच हिज ब्रदर, मैं उसके भाई को पढ़ाता हूं, तो ब्रदर ऑब्जेक्ट है और हिज क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता। तो अगर मैं कहता हूं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो गो तो ट्रांजिटिव वर्ब ने। तो इसके साथ ये जो टू स्कूल है, ये एक भाग है, उसका नाम क्या है? एडवर्बियल एडजंक्ट, या इसका एक नाम है एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। ये शब्द कब, कहां और कैसे के उत्तर देते हैं और ये बताते हैं कि मैं कहां जाता हूं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो ये टू स्कूल क्या है? एडवर्बियल एडजंक्ट है। तो अब लेते हैं हम कि एक है अपना प्रेडिकेशन के आधार पर। प्रेडिकेशन के आधार पर वर्ब दो प्रकार के बने, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, अगर आप टीच के बाद फुल स्टॉप लगा दें आई टीच तो भी अर्थ बनते हैं, और ये वर्ब क्या है? वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। अगर मैं कहता हूं आई एम ए टीचर, अब एम के बाद फुल स्टॉप लगाएं तो आई एम, मैं हूं, ये तो नहीं बनता। मैं हूं की अंग्रेजी बनती है इट इज आई। तो आई एम जो है ये एम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और इसके साथ क्या लगेगा? कॉम्प्लीमेंट। तो इसके साथ क्या लगेगा? कॉम्प्लीमेंट, पूरक। आई एम ए टीचर, मैं अध्यापक हूं, इसमें ए टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के भी दो हिस्से बन सकते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट जो है, अगर दैट बॉय इज माई ब्रदर, वह लड़का मेरा भाई है, इसमें माई ब्रदर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ब्रदर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, रियल कॉम्प्लीमेंट है, और माई क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो सेंटेंस के 8 भाग बने, सब्जेक्ट, एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रेडिकेटिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, एनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, और 8वां भाग एडवर्बियल एडजंक्ट। ये 8 भाग
अगर किसी को समझ नहीं आते तो नाउन क्लास भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि नाउन क्लास सबसे ज्यादा बच्चों को तंग करती है। और नाउन क्लास समझने के से पहले हमें क्या आना चाहिए? सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस। अब मैं ले रहा हूं कि सेंटेंस बनाने में बिना वर्ड्स के तो हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे ना। तो ये वर्ड्स जो हैं, ये जो काम करते हैं सेंटेंस में, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया जाता है। वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, नाउन संज्ञा बॉय, प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर आ गया ही, वर्ब जैसे कि क्रिया, राइट हो गया, क्रिया है ये, फिर एडजेक्टिव विशेषण गुड, फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण स्लोली। तो इसके बाद हमारे पास है प्रेपोजिशन जो संबंध बताती है, जैसे कि ऑन, इन, कंजंक्शन जो मिलाता है एंड, और इंटरजेक्शन जिससे मन की तीव्र भावना प्रकट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। एलास, एलास या हो रहा, ये इनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हमारे सेंटेंस बनाने में काम करते हैं। वर्ब की हमने थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नॉन फाइनाइट्स का चैप्टर भी है। तो वर्ब जो है, जब सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करता है तो फाइनाइट, जब सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं करता तो नॉन फाइनाइट। सबसे पहले मैं यहां बताता हूं कि वर्ब की एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म होती है, और तीसरी फॉर्म होती है, और एक चौथी फॉर्म भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं इंग फॉर्म, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म जमा आई। ग्रामेटिकली वर्ब की पहली फॉर्म के दो नाम हैं, एक नाम है प्रेजेंट और दूसरा नाम इसका क्या है? इंफिनिटिव। अब जो ये प्रेजेंट है, ये फाइनाइट है, ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कर सकती है, इंफिनिटिव सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं कर सकती। दूसरी फॉर्म का नाम है पास्ट, ये सदैव फाइनाइट होती है। फाइनाइट फॉर्म सिर्फ दो हैं, आई राइट, आई रोट, प्रेजेंट और पास्ट। और बाकी ये जो थर्ड फॉर्म है, ये सदैव नॉन फाइनाइट होती है, ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं करती, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। ये कभी भी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं कर सकती। आई रिटन सेंटेंस नहीं बन सकता। कहते हैं संग तारे कुसंग डोबे। अगर ये नॉन फाइनाइट किसी सहायक क्रिया की संगत लेते हैं साथ में, तो ये फाइनाइट बन जाते हैं मिलकर, और उस वक्त हम इन्हें क्या कहते हैं? वर्बल फ्रेज। टेक्निकल नाम क्या है? वर्बल फ्रेज। आई हैव रिटन ए लेटर, तो हैव रिटन जिसे आप वर्ब कहते हैं, ये वर्बल फ्रेज है। हैव रिटन जो है, ये वर्बल फ्रेज है। इसमें पहला शब्द जो हैव है, ये फाइनाइट वर्ब है, और रिटन जो है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब अगर वर्बल फ्रेज 3 शब्दों की हो, आई हैव बीन राइटिंग, तो पहला शब्द फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा शब्द नॉन फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब होगा, वो नहीं चेंज होता अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और तीसरा शब्द नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमारे पास वर्बल फ्रेज प्रेजेंट, ये जो है, ये वर्बल फ्रेज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स को मिलाकर बनती है। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब आइएगा वर्ब की इंग फॉर्म। ये तो सदैव नॉन फाइनाइट हुई, पास्ट पार्टिसिपल, और ये इंग फॉर्म भी सदैव नॉन फाइनाइट होती है। इसके दो नाम है। पहला नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल,
प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये सदैव ये है वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी, जो किसके तौर पर काम करती है? एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। एडजेक्टिव प्लस वर्ब, पर एडजेक्टिव ज्यादा। अब दूसरा इसका नाम है जीरेंट। ये जीरेंट क्या होती है? इंग फॉर्म, जो किसके तौर पर काम करती है? एज ए नाउन काम करती है। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में आ रहा हूं नॉन फाइनाइट्स के ऊपर, पर लेकिन हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ये 4 फॉर्म में सिर्फ 2 फॉर्म फाइनाइट हैं, और जो पहली फॉर्म है वो अधूरी फाइनाइट है और अधूरी नॉन फाइनाइट। ये डबल है। अब आइएगा किसके ऊपर? नॉन फाइनाइट के ऊपर। नॉन फाइनाइट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंफिनिटिव, नंबर 2 जीरेंट, और नंबर 3 पार्टिसिपल। अब जो इंफिनिटिव है ये आगे चलकर 2 किस्मों में बढ़ते हैं। एक सिंपल इंफिनिटिव और दूसरे जिरिंडियल इंफिनिटिव। पार्टिसिपल जो है ये 3 प्रकार में बढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये दिखने में क्या होते हैं और काम किसका करते हैं। वर्ब का तो काम करते नहीं, सब्जेक्ट को तो प्रेडिकेट करते नहीं। अब नॉन फाइनाइट्स 3 पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं, नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। ये नाउन का काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। सिंपल इंफिनिटिव दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म, काम करती है नाउन का। जैसे कि आई वांट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं, इसमें टू सिंग क्या है? ये सिंपल इंफिनिटिव है, या इसका दूसरा नाम है नॉन इंफिनिटिव। एक बात और जरा ध्यान में रखिएगा, ये टू सिंग में आमतौर पर लिख देते हैं इंफिनिटिव विद टू, पर अगर देखा जाए कि ये टू क्या है, टू क्या पार्ट, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो टू को एक ग्रामेरियन है एनसीईआरटी हैदराबाद के एन कृष्णा स्वामी, वो इस टू को कहते हैं ग्रामेटिकल मार्कर। ये ग्रामेटिकल मार्कर है जो ये बताता है कि नेक्स्ट शब्द जो है वो इंफिनिटिव है। सड़क पर हर जगह स्पीड ब्रेकर नहीं होते, वहां पर स्पीड ब्रेकर होते हैं जहां पर स्पीड डाउन करने की जरूरत हो। तो ये टू की जरूरत तब होती है जब ये डाउट पड़ सकता हो कि अगला शब्द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इंफिनिटिव है या नहीं, तो ये टू लगा दिया जाता है। जब हर एक को पता है कि मॉडल के साथ इंफिनिटिव आना है, लेट के साथ इंफिनिटिव आना है, मेड के साथ इंफिनिटिव आना है, ये एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या करते हैं उस वक्त बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेयर इंफिनिटिव? दैट इट डज नॉट हैव टू विद इट, इसके साथ टू नहीं है। मैं इसे हंसकर कह देता हूं नंगा है, टू होता तो टू लगा के आता। तो ये बेयर इंफिनिटिव है। तो ये इंफिनिटिव विद टू, और टू क्या है? ग्रामेटिकल मार्कर है, इस टू को प्रेपोजिशन नहीं कहना। अब आइएगा जो जेरिडियल इंफिनिटिव है, ये होती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और काम करती है एडजेक्टिव या एडवर्ब का। जैसे कि इट इज टाइम टू सिंग, ये गाने का समय है, इसमें टू क्या, सिंग क्या है? एडजेक्टिव है जो टाइम की प्रशंसा करता। और दिस सॉन्ग इज गुड टू सिंग, ये गाना गाने के लिए अच्छा है, इसमें टू सिंग क्या है? जुरिडियल इंफिनिटिव है, एडवर्ब है, क्योंकि
ये गुड की प्रशंसा कर रहा है। जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के अर्थों को मॉडिफाई करता हो उसे एडवर्ब कहते हैं। जीरेंट, दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी, और इस काम क्या करती है? नाउन का। सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना गाना या गाना एक कला है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी, काम करती है एडजेक्टिव का। अगर मैं कह दूं एडवर्ब का तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। He came into the room, वो कमरे में आया। अब वो कमरे में आया, समझ लो मैं आ रहा हूं। और कैसे आया? सिर्फ चुपचाप नहीं आया, यानी कि गाता हुआ है। He came into the room singing, वो गाता हुआ कमरे में आया। पास्ट पार्टिसिपल, दिखने में वर्ब की थर्ड फॉर्म और काम करती है एडजेक्टिव का। दिस इज एन ओल्ड सॉन्ग sung by K.L. Sehgal, ये K.L. Sehgal द्वारा गाया हुआ एक पुराना गीत है। संग मतलब गाया हुआ, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम करती है एडजेक्टिव या एडवर्ब का। एडवर्ब से जल्दी समझ आएगा। हैविंग संग दिस सॉन्ग, इस गाने को गाने के बाद काम आएगा आगे, आई शैल गो होम, मैं घर चला जाऊंगा। तो हैविंग संग क्या है? परफेक्ट पढ़ना है, इन्फिनिटिव लिखना है या जीनिड लिखना है। पर लेकिन अकेला सिंह जो है, जो पहले आ गया सिंह, मैंने क्या हो गया? गाओ। अगर लिखता हूं आई राइट, आई राइट, मैं लिखता हूं आई राइट, वह लिखता है ही राइट्स। तो रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ, रिटर्न लिखा हुआ। और राइटिंग, लिखना या लिखते हुए, लिखना या लिखते हुए। टू राइट का मतलब भी क्या हो गया? लिखना। हैविंग रिटर्न, लिखने के बाद, हैविंग रिटर्न लिखने के बाद। अब एक टॉपिक, अब जरा इसको तीन टर्म्स को क्लियर करिए, क्लास, फ्रेज और सेंटेंस। अब ये तो हमने पता ही चल गया कि सेंटेंस क्या है, ये पूर्ण इकाई है, और क्लास और फ्रेज जो है ये सेंटेंस के हिस्से होते हैं। दीज आर आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लास शब्दों का एक समूह होता है, फ्रेज भी शब्दों का एक समूह होता है। क्लास में भी मिलकर वाक्य के बनाने में काम करती है, फ्रेज भी वाक्य के बनाने में मिलकर एक इकाई के रूप में काम करती है। क्लास में फाइनाइट वर्ब होता है, फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता, किंतु वर्बल फ्रेज में फाइनाइट वर्ब होता है। यानी कि अगर मैं कहता हूं he went at 5 o'clock, वो 5 बजे गया। he went yesterday, वो कल गया। yesterday जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, पर at 5 o'clock ये एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं। at 5 o'clock में कोई फाइनाइट। अच्छा, अब मैं अगर कहता हूं he had gone before you came, तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था। तो he had gone भी एक क्लास है, और before you came ये भी एक क्लास है। इसमें भी फाइनाइट वर्ब है और उसमें भी फाइनाइट वर्ब है। गॉन वहां पर फाइनाइट वर्ब है, केम यहां पर है। अब क्लासेस तीन प्रकार की, प्रिंसिपल क्लास, मुख्य क्लास, अधीन क्लास को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास, और बराबर वाली क्लास को कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। आई टीचिंग, मैं उसे पढ़ाता हूं, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि वो मेरी इज्जत करता है। ये बात जो है बिकॉज वाली, ये इसके अधीन है। एंड नेवर टेल्स ए लाई, और कभी झूठ नहीं बोलता, ये कोऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। अब हम चलते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास
तीन किस्मों की होती है। नाउन क्लास जो नाउन के तौर पर काम करती है, एडजेक्टिव क्लास जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है, और एडवर्ब क्लास जो एडवर्ब के तौर पर काम करती है। अब जैसे कि आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? तो इसमें तो आगे तो नाउन आ जाएगा। क्या का उत्तर नाउन क्लास देती है। दैट लिटिल बर्ड्स सिंग स्वीट सॉन्ग्स, के छोटे पक्षी मीठे गाने गाती हैं। अब आप पूछते हो जी कौन से छोटे पक्षी, तो मैं कह देता हूं दैट लिव इन द नेस्ट, जो घोंसलों में रहते हैं। तो सेंटेंस कैसे बना दूंगा? आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लिटिल बर्ड्स दैट या विच लिव इन द नेस्ट सिंग स्वीट सॉन्ग्स। तो दैट लिव इन द नेस्ट या विच लिव इन द नेस्ट कौन सा बन गई? एडजेक्टिव क्लास। कौन से का उत्तर देती है? विच, हु का। और एडवर्ब क्लास किसका उत्तर देती है? वेयर का, वाई का, वह का। तो कब गाते हैं? जब सूर्य उदय होता है, when the sun rises। तो ये कौन सी क्लास होगी? ये क्या होगी? एडवर्ब क्लास। एक और क्लास होती है जिसका नाम है पेरेंथेटिकल क्लास। पेरेंथेटिकल क्लास के पहले और बाद में कामा होता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लिटिल बर्ड्स which live in the nest I sing sweet songs, छोटे मीठे गाने गाते हैं। I think, मेरा ख्याल है, इससे पहले भी कामा बाद में भी कामा। when the sun rises, जब सूर्य उदय होता है। तो ये क्या बन गई? आई थिंक पेरेंथेटिकल क्लास, पहले और बाद में कामा। अब एक और क्लास लगा देते हैं, एंड द फार्मर्स आर गोइंग टू द फील्ड्स, और किसान कहां जा रहे होते हैं? खेतों में जा रहे होते हैं। एंड द फार्मर्स आर गोइंग टू द फील्ड्स, ये कोऑर्डिनेट क्लास है। किसके साथ जुड़ी हुई है? ये सबऑर्डिनेट क्लास के साथ जुड़ी हुई है। तो अब आ जाइए कि एक सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। और ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल कोऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। और ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास होती है उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तीनों हो उसको कहते हैं मिक्स सेंटेंस या कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई टीच, मैं उसे पढ़ाता हूं। एक ही वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, टीच, सिंपल सेंटेंस। आई टीच हिम एंड ही रिस्पेक्ट्स मी, दोनों क्लासेस बराबर की हैं, कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं। और ये सेंटेंस क्या है? कंपाउंड। आई टीच हिम बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, ये सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स। इसमें आई टीच हिम प्रिंसिपल क्लास है, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी सबऑर्डिनेट क्लास है। आई टीच हिम बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी एंड नेवर टेल्स अ लाई, ये है मिक्स्ड। आई टीच हिम प्रिंसिपल क्लास because he respects me subordinate class and never tells a lie, coordinate class। लास्ट बात जो पिछले काम की दोहराई ले रहा हूं उसमें है टेंस। टेंस से हमें दो बातों का पता चलता है, समय और काम की हालत का। समय बताने वाले तीन शब्द हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। काम की हालत बताने वाले चार शब्द हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं ताली बजाता हूं, कुछ नहीं किया अभी, आपके सामने ताली चली, कुछ नहीं बजाई, ये इंडेफिनिट है। दोपहर तक मुंह से कहा, काम दिखाई नहीं देता। मैं ताली बजा रहा हूं, काम शुरू हो गया, कंटिन्यूअस। मैं 1 मिनट से ताली बजा रहा हूं, काम 1 मिनट से लगातार जारी है, ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैं ताली बजा चुका हूं, काम पूरा हो गया, और ये क्या हो गया? परफेक्ट। अब आपने कहा था कि फाइनाइट वर्ब सिर्फ दो हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। पर लेकिन जितने हम टेंस बनाते हैं उनमें हमारे पास टेंस बनाने के लिए दो हेल्पिंग वर्ब जरूर काम करते हैं। और अगर आप उन दो हेल्पिंग वर्ब को समझ लें
वैसे तो कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, पर मैं कहता हूं बड़े दुखदाई वर्ब है, क्योंकि इनका लगाना ही बड़ा मुश्किल होता है। हेल्पिंग वर्ब को वैसे कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज। क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्सिलरीज। ये किस किस से बनते हैं? बी से, हैव से और डू से। बी का रूप इज एम आर, वाज वाज। हैव का रूप हैज, हैव और हैड, और डू का रूप डू, डज और डिड। ये प्राइमरी एक्सिलरीज को हम क्या देते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस भी चेंज होते हैं, और वॉइस बदलने में भी सहायता करते हैं। और इसके अलावा हमने अगर उसका रूप बदलना हो, नेगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव बनाना हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो, या एक्सक्लेमेटरी बनाना हो, तो भी इसका स्थान तुम बदलते रहते हैं। तो दूसरे हैं, उनको कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। वो संख्या में कितने हैं? 13। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। आगे ये तो यहाँ तक गया, आगे है मैं 2 गिनूंगा पहले। यूज टू और आर्ट टू। आर्ट टू मॉडल का है, मत कहना सिर्फ आर्ट, मैं आर्ट टू को मॉडल मानता हूं। देन नीड और डेयर। अब ये 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, पर कहते क्या हम? मॉडल्स। आधा नाम लेके कह देते हैं। तो अब आइएगा, टेंस बनाने में 2 सहायक क्रिया हमारी खास तौर पर काम करती है, एक बी और हैव। अब बी और हैव को समझो। इस बी का प्रेजेंट टेंस होता है इज एम आर, और इसका पास्ट टेंस होता है वाज और वर, और इसका फ्यूचर टेंस होता है विल बी, शैल। अब इस हैव का प्रेजेंट टेंस होता है हैज और हैव, और इसका पास्ट टेंस होता है हैड, और इसका फ्यूचर टेंस होता है विल हैव, शैल। अब पूछो जी आपने ये कैसे बना दिया रूल? मैंने बनाया इस तरह के वर्ब की पहली फॉर्म को लिया, वर्ब की पहली फॉर्म को लिया और प्रेजेंट टेंस बना दिया। बी वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? इज एम आर। इज एम आर है, बी भी है, बी इंपेरेटिव मूड में है, बी ए गुड बॉय। बी इंफिनिटिव मूड में है, आई वांट टू बी ए गुड बॉय। और बी को जब आप इंडिकेटिव मूड में लेते हो, बेटा घर को गए, कोर्ट टॉपिक बीच में आ गया, मूड। मूड क्या होता है? मूड कहते हैं जो मेरा पढ़ाई में मूड नहीं, ग्रामर में मूड है। पहला है इंडिकेटिव मूड, 4 प्रकार के वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंपेरेटिव मूड, हुक्म वाला। देन इंफिनिटिव मूड, वर्ब नाउन बन जाता है। देन सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव मूड में काल्पनिक कल्पना की जाती है, तो कहते हैं आई के साथ वाज लगता है। वुड दैट आई वर रिच, काश के मैं अमीर होता है, इसमें आई के साथ वर आ जाता है सब्जेक्टिव मूड में। तो 4 मूड है, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड, इन्फिनिटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड। तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाने से क्या बन गया? प्रेजेंट। वर्ब की दूसरी फॉर्म से पास्ट, और फ्यूचर में 2 ठेकेदार हैं, विल और शैल। कुछ ग्रामेरियन तो कहेंगे कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं, आगे चल के कहीं एमए करो तो वहां पर कह देंगे देयर इज नो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इज द टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप विल और शैल से। और यह क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। व्हाई डू यू वरी, चिंता क्यों करते हो? तो टुमारो लगा के फ्यूचर बना दिया टाइम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ईएस, या डू, डज और वर्ब की पहली फॉर्म, ये तो बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल और वर्ब की पहली फॉर्म। अब जब हमें कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने पड़ते हैं तो इनके साथ
वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी लगा देते हैं। जब हमें परफेक्ट बनाने पड़ते हैं तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने पड़ते हैं तो हम बिन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी लगाते हैं। मैं टेंस पहले गिनता हूं बी के, फिर गिनता हूं हैव के, फिर किसी और वर्ब के। किसी और वर्ब के तो 12 टेंस बन जाएंगे। बी का प्रेजेंट इज एम आर, जल्दी से गर्दान बोलता जा रहा हूं। बी का प्रेजेंट इज एम आर, मैं अच्छा लड़का हूं, आई एम ए गुड बॉय। बी का पास्ट वाज वर, मैं अच्छा लड़का था, आई वाज ए गुड बॉय। बी का फ्यूचर टेंस विल बी शैल बी, मैं अच्छा लड़का हूंगा, आई शैल बी ए गुड बॉय। हैव का प्रेजेंट हैज हैव, मेरे पास कुत्ता, आई हैव ए डॉग। हैव का पास्ट हैड, मेरे पास कुत्ता था, आई हैड ए डॉग। हैव का फ्यूचर विल हैव शैल हैव, मेरे पास कुत्ता होगा, आई शैल हैव ए डॉग। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ईएस या डू डज और वर्ब की पहली फॉर्म मैं लिखता हूं आई राइट। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म मैंने लिखा आई रोट। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म मैं लिखूंगा आई शैल राइट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग। पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी मैं लिख रहा था आई वाज राइटिंग। फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी शैल बी और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी मैं लिख रहा हूं आई शैल बी राइटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म मैं लिख चुका हूं आई हैव रिटन। पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म मैं पहले ही लिख चुका था, आई हैड ऑलरेडी रिटन। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म मैं लिख चुका हूंगा, आई शैल हैव रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन हैव बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी मैं 1 घंटे से लिख रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 1 आवर। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी मैं 1 घंटे से लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग फॉर 1 आवर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी मैं 1 घंटे से लिख रहा हूंगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर 1 आवर। मैं किसी को पीटूं तो एक्टिव, और मैं से अगर किसी से पिट जाऊं तो मैं पैसिव, पीटने वाला एक्टिव। मैं पीटता हूं एक्टिव वॉइस, मुझे पीटा जाता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में 8 टेंस है, 3 इंडेफिनिट हैं, इनके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाओ। 2 कंटीन्यूअस हैं, इनके साथ बीइंग और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाओ। और 3 परफेक्ट हैं, इनके साथ बिन और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाओ। बस 8 टेंस का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन। पास्ट इंडेफिनिट वाज वर और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा गया, आई वाज बीटन। फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी शैल बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जाएगा, आई शैल बी बीटन। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जा रहा है, आई एम बीइंग बीटन। पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जा रहा था, आई वाज बीइंग बीटन। फ्यूचर कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन हैव बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जा चुका है, आई हैव बीन बीटन। पास्ट परफेक्ट हैड बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पहले ही पीटा जा चुका था, आई हैड ऑलरेडी बीन बीटन। और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन शैल हैव बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जा चुका होगा, आई शैल हैव बीन बीटन। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता। हिंदी में 12 टेंसों में पिट सकता हूं, अंग्रेजी में सिर्फ 8 टेंसों में पिट सकता हूं। 4 मिनट ठीक हो गया भाई। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? देख, प्रिंसिपल एक होता है कॉलेज में, स्कूल में प्रिंसिपल एक, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, बाकी सारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट होते हैं। पब्लिक तो तुम होते हो स्टूडेंट, वो पब्लिक नहीं होते। तो अब है सबऑर्डिनेट क्लास अधीन होती है। आई टीच हिम बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि वो मेरी इज्जत करता है। इसमें बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, अगर मैं कहता हूं बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, वो कहता मतलब की बात कर। मतलब की बात क्या है कि आई टीच हिम, आई टीच हिम प्रिंसिपल क्लास है, और बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी क्या है? सबऑर्डिनेट। कोई और क्वेश्चन? पैसिव वॉइस के टेंसेस के बाद एक और चीज जरूरी है, वो है टेंसेस इन इनडायरेक्ट नरेशन। अगर हम डायरेक्ट में तो अगर लिख सकते हैं और पर किंतु बोल नहीं सकते, बोलने के लिए हमें इनडायरेक्ट नरेशन के टेंसेस चाहिए। अब इनडायरेक्ट नरेशन में जो अंदर का वाक्य है उसका टेंस 10 शब्दों में नहीं बदलता। नंबर 1 जब बाहर प्रेजेंट टेंस हो, नंबर 2 जब बाहर फ्यूचर टेंस हो, नंबर 3 जब अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस हो, नंबर 4 जब अंदर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, नंबर 5 जब अंदर अखंड सच्चाई हो, नंबर 6 जब अंदर आदत हो, नंबर 7 जब अंदर रिवाज हो, नंबर 8 जब अंदर हिस्टोरिकल ट्रुथ हो,
नंबर 9 जब अंदर इंपेरेटिव मूड का वर्ब हो, और नंबर 10 जब अंदर एक्शन साइमल्टेनियसली हो। 10 हालतें जब नहीं होती तो प्रेजेंट टेंस बदलते हैं अपने अपने पास्ट टेंसों में, और पास्ट टेंस बदलता है एक एक टेंस छोड़कर, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और फ्यूचर टेंसेस के मेन वर्ब नहीं बदलते, केवल विल शैल बदलते हैं। इसलिए मैं आपको इनडायरेक्ट नरेशन की गर्दान सुनाता हूं। उसने कहा कि मैं अच्छा लड़का हूं, ये बी का प्रेजेंट है, अंग्रेजी बनेगी ही सेड दैट ही वाज ए गुड बॉय। उसने कहा कि मैं अच्छा लड़का था, ही सेड दैट ही हैड बीन ए गुड बॉय। वाज वर्ब किस में बदल जाएगा? हैड बीन में। उसने कहा कि मैं अच्छा लड़का हूंगा, ही सेड दैट ही वुड बी ए गुड बॉय। अब उसने कहा कि मेरे पास कुत्ता है, ही सेड दैट ही हैड ए डॉग। हैव नहीं, हैड ए डॉग। उसने कहा कि मेरे पास कुत्ता था, ही सेड दैट ही हैड ए डॉग। देखिए, ये अकेला हैड जो होता है ये वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब इसका पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो ये डबल हेड हो जाता है। पहला हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसने कहा कि मेरे पास कुत्ता था, ही सेड दैट ही हैड ए डॉग। उसने कहा कि मेरे पास कुत्ता होगा, ही सेड दैट ही वुड हैव ए डॉग। उसने कहा कि मैं लिखता हूं, ही सेड दैट ही रोट। उसने कहा कि मैंने लिखा, ही सेड दैट ही हैड रिटन। उसने कहा कि मैं लिखूंगा, he said that he would write। उसने कहा कि मैं लिख रहा हूं, he said that he was writing। उसने कहा कि मैं लिख रहा था, he said that he had been writing। उसने कहा कि मैं लिख रहा हूंगा, he said that he would be writing। उसने कहा कि मैं लिख चुका हूं, he said that he had written। उसने कहा कि मैं पहले ही लिख चुका था, he said that he had already written। पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता। उसने कहा कि मैं लिख चुका हूंगा, he said that he would have written। उसने कहा कि मैं 1 घंटे से लिख रहा हूं, he said that he had been writing for 1 hour। उसने कहा कि मैं 1 घंटे से लिख रहा था, he said that he had been writing for 1 hour। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बदलता। उसने कहा कि मैं 1 घंटे से लिख रहा हूंगा, he said that he would have been writing for 1 hour। अब जरा पैसिव वॉइस में अंदर का वाक्य देखिए। उसने कहा कि मुझे पीटा जाता है, he said that he was beaten। is am और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, was और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने कहा कि मुझे पीटा गया, he said that he had been beaten। उसने कहा कि मुझे पीटा जाएगा, he said that he would be beaten। उसने कहा कि मुझे पीटा जा रहा है, he said that he was being beaten। उसने कहा कि मुझे पीटा जा रहा था। यहां पर एक समझने की बात है, पीटा जा रहा था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मस्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं होता। इस वास्ते इस वाक्य को एक्टिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। उसने कहा कि मुझे पीटा जा रहा था, he said that someone had been beating him। उस पास्ट कंटीन्यूअस के बाद अगला टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं होता। अब है प्रेजेंट परफेक्ट। उसने कहा कि मुझे पीटा जा चुका है, he said that he had been beaten। उसने कहा कि मुझे पहले ही पीटा जा चुका था, he said that he had already been beaten। पास्ट परफेक्ट भी नहीं बदलता। उसने कहा कि मुझे पीटा जा चुका होगा, he said that he would have been beaten। अब मैं आपको कुछ कंडीशनल सेंटेंस सिर्फ 4 हैं वो सुना रहा। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। हिंदी में दोनों फ्यूचर टेंस में है, अंग्रेजी में जो कंडीशनल क्लास है वो प्रेजेंट में है, और प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर में। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अगर तुम मेहनत करो, बशर्ते कि अगर तुम मेहनत करो तो पास हो जाओ। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। जब तक तुम मेहनत नहीं करते पास नहीं हो सकते। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। और अब मैं ले रहा हूं सीधे साधे मॉडल्स के सेंटेंसेस। विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to, must, used to, और would, और need, और dare। अब I shall go to दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, निश्चित नहीं है। I will go to दिल्ली, मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा। I can go to दिल्ली,
मैं दिल्ली जा सकता हूं, कैपेसिटी की बात है। आई कुड गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा सकता था। आई मे गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने की संभावना है, हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं। आई माइट गो टू दिल्ली, इसमें हो सकता है कि मैं दिल्ली जाऊं, जरा लटक के कहा, इसका मतलब है संभावना जरा कम है। आई शुड गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना चाहिए, ये एक सामाजिक कर्तव्य है। आई ऑट टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना चाहिए, ये इसमें जरा नैतिक कर्तव्य है। और आई मस्ट गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जरूर जाना चाहिए। आई यूज टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाया करता था, अब नहीं जाता हूं। आई वुड गो टू दिल्ली, मैं अक्सर दिल्ली जाता, अब भी जाता हूं, इसका सेंस है। आई नीड नॉट गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। आई डेयर नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने का साहस नहीं कर सकता। कहना चाहूंगा कि कई लोगों की यह धारणा है कि जब तक टेंस नहीं आते अंग्रेजी नहीं आ सकती, और टेंस आने के बाद अंग्रेजी आ जाती। पहली बात से तो मैं राय मुत्फिक हूं, सहमत हूं, पर लेकिन टेंस आने के बाद सारी अंग्रेजी आ जाती है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। अंग्रेजी में टेंसेस के अलावा बहुत सी चीजें चाहिए। आपको ग्रामर चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज चाहिए, नॉन फाइनाइट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, मॉडल्स चाहिए, लिंकर्स चाहिए। और जब आप अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना चाहें तो मैं एक तरीका बताता हूं, उसके मुताबिक सोचने की कोशिश करें। आप कहते हैं मैं अच्छा लड़का हूं, मैं अच्छा लड़का हूं, हूं आप बाद में लगाते हो। और हिंदी में अंग्रेजी में इस तरह बोलो कि मैं हूं, आई एम, मैं हूं अच्छा लड़का, ए गुड बॉय, ठीक है। और हिंदी में देखिए, हिंदी में कहते हैं कि मैं आम खाता हूं, और या मैं आम खाती हूं। ये खाता खाती जो है ना, ये हिंदी के अंदर होता है, क्रिया का लिंग हिंदी में बदलता है, अंग्रेजी में नहीं। तो अंग्रेज बड़े चालाक ढंग से लैंग्वेज है उनकी। मैं खाता हूं, आई ईट, क्या खाता हूं आगे बताते हैं। आई ईट, मैं खाता हूं क्या, वट एवर आई गेट, जो मुझे मिल जाता है। तो ये वो बाद में सोचता है। तो जितने वो दिमाग में सवाल करता जाता है उसी तरह सेंटेंस को बढ़ाता जाता है। इसीलिए मैंने आपको सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस थोड़ा विस्तार से समझाया। आप सोचे मैं कि क्रिया कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, कब होती है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सवाल को जवाब जो आप बढ़ाते जाएंगे तो उस तरह सेंटेंस आपका लेंथी बढ़ता जाएगा और आप अंग्रेजी बना लेंगे। और अगर आपको क्लासेस आ जाएंगी तो आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं और मिक्स्ड भी बना सकते हैं। सेंटेंस बनाने का अभ्यास करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रांसलेशन और ग्रामर को सीख लेते हैं, वोकैबुलरी आपके पास है, तो अंग्रेजी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अपनी ट्रांसलेशन की करें और किसी टीचर से करेक्ट करवाएं। जब तक आपकी गलतियां नहीं निकलेंगी तब तक कोई लाभ नहीं। गलतियां निकलनी चाहिए।